चैप्टर 8 मक्खियाँ और मकड़ियाँ। वे एक कतार में चल रहे थे। रास्ते का प्रवेश द्वार एक प्रकार के मेहराब की तरह था जो एक उदास सुरंग में जाता था, जो दो बड़े पेड़ों से बनी थी जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बहुत पुराने और आइवी से घिरे हुए और लाइकन से लटके हुए थे जो कुछ काले पत्तों से ज्यादा नहीं थे। रास्ता खुद संकरा था और तनों के बीच अंदर बाहर घुमावदार था। जल्दी गेट पर रोशनी दूर पीछे एक छोटे से चमकीले छेद की तरह थी और शांति इतनी गहरी थी कि उनके पैर थिरकते हुए लग रहे थे, जबकि सभी पैर उनके ऊपर झुके हुए थे और सुन रहे थे। जैसे जैसे उनकी आंखें धुंधलेपन की आदी होती गईं, वे दोनों तरफ एक तरह की गहरे हरे रंग की चमक में थोड़ा बहुत देख सकते थे। कभी कभी सूरज की एक पतली किरण जो दूर ऊपर पत्तियों के बीच से किसी छेद से अंदर आ जाती थी और उससे भी ज्यादा किस्मत से नीचे उलझी हुई शाखाओं और उलझी हुई टहनियों में फंसने से बच जाती थी, उनके सामने पतली और चमकीली किरणों से टकराती थी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था और जल्द ही यह पूरी तरह से बंद हो गया। जंगल में काली गिलहरियां थीं। जैसे जैसे बिल्बो की तीक्ष्ण जिज्ञासु आंखें चीजों को देखने की आदी होती गईं, वो उन्हें रास्ते से हटकर पेड़ों के तने के पीछे छिपते हुए देख सकता था। झाड़ियों में और जंगल के फर्श पर जगह जगह अंतहीन रूप से घने पत्तों के बीच अजीबोगरीब आवाजें, घुराघुराहट, हाथापाई और जल्दबाजी भी थी, लेकिन वह नहीं देख सकता था कि आवाजें किस वजह से आ रही थीं। सबसे घिनौनी चीज जो उन्होंने देखी वह थे मकड़ी के जाले, गहरे घने मकड़ी के जाले जिनके धागे असाधारण रूप से मोटे थे, जो अक्सर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैले होते थे या उनके दोनों ओर निचली शाखाओं में उलझे होते थे। रास्ते में कोई भी फैला हुआ नहीं था, लेकिन शायद इसलिए कि किसी जादू ने इसे साफ रखा था या किसी और कारण से वे ऐसा कर सकते थे। अनुमान नहीं। बहुत समय नहीं बीता था कि वे जंगल से उतनी ही नफरत करने लगे थे जितनी पहले करते थे भूत प्रेतों की सुरंगें, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी अंत की उम्मीद कम ही है। लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। बहुत समय बाद वे सूरज और आसमान को देखने के लिए बीमार हो गए थे और अपने चेहरे पर हवा के एहसास के लिए तरस रहे थे। जंगल की छत के नीचे हवा की कोई हलचल नहीं थी और यह हमेशा के लिए शांत, अंधेरा और घुटन भरा था। यहाँ तक कि बौनों ने भी इसे महसूस किया, जो सुरंग खोदने के आदी थे और कई बार सूरज की रोशनी के बिना लंबे समय तक रहते थे। लेकिन हॉबिट, जिसे घर बनाने के लिए छेद पसंद थे लेकिन गर्मियों के दिन बिताना नहीं, उसे लगा कि उसका धीरे धीरे दम घुट रहा है। रातें सबसे खराब होती थीं। फिर घना अंधेरा हो जाता था जिसे आप घना अंधेरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में घना, इतना काला कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकते थे। बिल्बो ने अपनी नाक के सामने अपना हाथ फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। खैर, शायद ये कहना सही नहीं है कि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे, वे आंखें देख सकते थे। वे सभी एक दूसरे से चिपक कर सोते थे और बारी बारी से देखते थे, और जब बिल्बो की बारी आती तो वह उनके चारों ओर अंधेरे में चमक देखता और कभी कभी पीली या लाल या हरी आंखों के जोड़े थोड़ी दूरी से उसे घूरते और फिर धीरे धीरे फीके पड़ जाते और गायब हो जाते और धीरे धीरे किसी दूसरी जगह फिर से चमक उठते। और कभी कभी वे उसके ठीक ऊपर की शाखाओं से नीचे चमकते और वह सबसे भयानक था। लेकिन जो आंखें उसे सबसे कम पसंद थीं, वे भयानक पीली बल्बनुमा आंखें थीं। कीट की आंखें, उसने सोचा, जानवरों की आंखें नहीं, केवल वे बहुत बड़ी हैं। हालांकि अभी बहुत ठंड नहीं थी, फिर भी उन्होंने रात में पहरेदारी के लिए आग जलाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि इससे उनके चारों ओर सैकड़ों हजारों आंखें आ गई थीं। हालांकि वे जीव, जो भी थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि आग की छोटी सी चमक में उनका शरीर न दिखे। इससे भी बुरी बात ये थी कि इससे हजारों गहरे भूरे और काले पतंगे आ गए, जिनमें से कुछ आपके हाथ जितने बड़े थे, जो उनके कानों के चारों ओर फड़फड़ाते और भिनभिनाते थे। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। न ही वे विशाल चमगादड़, जो टोपी की तरह काले थे, इसलिए उन्होंने आग जलाना छोड़ दिया और रात में बैठकर उस विशाल, अजीब अंधेरे में सो गए। ये सब हॉबिट को युगों युगों से चलता आ रहा था और वह हमेशा भूखा रहता था, क्योंकि वे अपने भोजन का बहुत ध्यान रखते थे। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए और जंगल अभी भी वैसा ही लगता रहा,
वे चिंतित होने लगे। भोजन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वास्तव में ये पहले से ही कम होने लगा था। उन्होंने गिलहरियों पर निशाना लगाने की कोशिश की और एक को रास्ते में गिराने से पहले उन्होंने कई तीर बर्बाद कर दिए। लेकिन जब उन्होंने इसे भूना तो इसका स्वाद बहुत बुरा निकला और उन्होंने और गिलहरी नहीं मारी। वे प्यासे भी थे क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पानी नहीं था और इतने समय में उन्होंने न तो कोई झरना देखा था और न ही कोई नदी। यह उनकी स्थिति थी जब एक दिन उन्होंने पाया कि बहते पानी ने उनका रास्ता रोक दिया है। ये तेज और तेज बह रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत चौड़ा नहीं था और यह काला था या अंधेरे में ऐसा लग रहा था। यह अच्छा हुआ कि बियोर्न ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, अन्यथा वे इसका पानी पी लेते, चाहे इसका रंग कुछ भी हो, और इसके किनारे पर अपनी खाली की गई कुछ खालें भर लेते। वैसे भी वे केवल यही सोचते थे कि इसके पानी में खुद को गीला किए बिना इसे कैसे पार किया जाए। लकड़ी का एक पुल था, लेकिन वह सड़कर गिर गया था और किनारे के पास केवल टूटी हुई खंभियां रह गई थीं। बिल्बो किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया और आगे की ओर देखते हुए चिल्लाया, दूर किनारे पर एक नाव है। अब यह इस तरफ क्यों नहीं हो सकती थी? तुम्हारा विचार है कि यह कितनी दूर है? थोरिन ने पूछा, क्योंकि अब तक वे जान चुके थे कि बिल्बो की नज़रें उनमें सबसे तेज थीं। बिल्कुल भी दूर नहीं, मुझे 12 गज से आगे नहीं सोचना चाहिए। 12 गज, मुझे लगता था कि यह कम से कम 30 गज होगा, लेकिन मेरी आंखें अब उतनी अच्छी तरह नहीं देख पाती जितनी 100 साल पहले देखती थीं। फिर भी 12 गज 1 मील के बराबर है। हम इसे कूद नहीं सकते और हम इसे पार करने या तैरने की कोशिश भी नहीं कर सकते। क्या आप में से कोई रस्सी फेंक सकता है? इससे क्या फायदा? नाव तो बंधी ही रहेगी, भले ही हम उसे बांध पाएं, जिस पर मुझे संदेह है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बंधा हुआ है, बिल्बो ने कहा, हालांकि मैं इस प्रकाश में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे किनारे पर खींचकर रखा गया है, जो कि ठीक उस जगह पर नीचे है जहां रास्ता पानी में जाता है। डोरी सबसे ताकतवर है, लेकिन फिली सबसे छोटी है और फिर भी उसकी नज़र सबसे अच्छी है, थोरिन ने कहा। यहाँ आओ फिली, और देखो कि क्या तुम उस नाव को देख सकते हो जिसके बारे में मिस्टर बैगिंस बात कर रहे हैं। फिली को लगा कि वह ऐसा कर सकता है, इसलिए जब वह दिशा का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी देर तक घूरता रहा, तो दूसरे लोग उसके लिए एक रस्सी लेकर आए। उनके पास कई रस्सी थीं, और सबसे लंबी रस्सी के सिरे पर उन्होंने अपने कंधों पर पट्टियां बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए बड़े लोहे के हुक में से एक को बांध दिया। फिली ने इसे अपने हाथ में लिया, एक पल के लिए इसे संतुलित किया और फिर इसे धारा के पार फेंक दिया। छपाक से वह पानी में गिर गया। काफी दूर नहीं, बिल्बो ने कहा जो आगे की ओर देख रहा था। कुछ फीट और तुम इसे नाव पर गिरा देते। फिर से कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि जादू इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें चोट पहुंचा सके, अगर तुम सिर्फ गीली रस्सी को छू लो। फिली ने हुक को वापस खींच लिया था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा संशय में था। इस बार उसने उसे बहुत जोर से फेंका। संभल जाओ, बिल्बो ने कहा, तुमने इसे अब दूसरी तरफ लकड़ी में फेंक दिया है। इसे धीरे से वापस खींचो। फिली ने धीरे से रस्सी को वापस खींचा और थोड़ी देर बाद बिल्बो ने कहा, ध्यान से। ये नाव पर पड़ा है, चलो आशा करते हैं कि हुक फंस जाए। ऐसा ही हुआ। रस्सी तनी हुई थी और फिली ने व्यर्थ ही खींचा। किली उसकी मदद के लिए आया और फिर ओवन और ग्लोइन। उन्होंने खींचा और अचानक वे सभी गिर गए उनकी पीठ पर। बिल्बो ने नजर रखी, लेकिन रस्सी पकड़ ली और एक छड़ी के टुकड़े से उस छोटी काली नाव को रोका जो धारा के पार तेजी से आ रही थी। मदद करो, उसने चिल्लाया और बालिन ने समय रहते नाव को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह धारा में बह जाती। आखिरकार यह बंधा हुआ था, उसने कहा, उस टूटे हुए पेंटर को देखते हुए जो अभी भी उसमें लटक रहा था। यह एक अच्छा खिंचाव था, मेरे दोस्तों, और यह अच्छी बात है कि हमारी रस्सी मजबूत थी। पहले कौन पार करेगा? बिल्बो ने पूछा। मैं आऊंगा, थोरिन ने कहा, और तुम मेरे साथ आओगे, और फिली और बालिन भी। नाव में एक बार में जितने लोग आ सकेंगे उतने ही लोग होंगे। उसके बाद किली और ओवन और ग्लोइन और डोरी,
फिर उरी और अनूरी, बिफुर और बोर और अंत में द्वालिन और बोम्बुर। मैं हमेशा आखिरी स्थान पर रहता हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है, बोम्बुर ने कहा। आज किसी और की बारी है। तुम्हें इतना मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे तुम हो, तुम्हें सबसे आखिरी और सबसे हल्के सामान के साथ होना चाहिए। आदेशों के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू मत करो, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। यहाँ कोई पतवार नहीं है। तुम नाव को दूर किनारे तक कैसे धकेलोगे? हॉबिट ने पूछा। मुझे एक और रस्सी और एक और हुक दो, फिली ने कहा, और जब वे इसे तैयार कर लेते हैं तो वो इसे आगे अंधेरे में फेंक देता है और जितना ऊंचा फेंक सकता है, फेंक देता है। चूंकि यह फिर से नीचे नहीं गिरा, इसलिए उन्होंने देखा कि यह शाखाओं में फंस गया होगा। अब अंदर जाओ, फिली ने कहा, और तुम में से एक रस्सी को खींचो जो दूसरी तरफ एक पेड़ में फंसी हुई है। दूसरों में से एक को उस हुक को पकड़ना चाहिए जिसे हमने पहले इस्तेमाल किया था, और जब हम दूसरी तरफ सुरक्षित हो जाते हैं तो वो इसे हुक कर सकता है और तुम नाव को वापस खींच सकते हो। इस तरह वे सभी जल्द ही जादुई जलधारा के पार सुरक्षित दूर किनारे पर पहुंच गए। द्वालिन ने अभी अभी रस्सी बांधकर बाहर निकलने की कोशिश की थी और बोम्बुर अभी भी बड़बड़ा रहा था, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कुछ बुरा हुआ। आगे के रास्ते पर खुरों की आवाज आ रही थी। अंधेरे में से अचानक एक उड़ते हुए हिरन का आकार दिखाई दिया। उसने बौनों पर हमला किया और उन्हें गिरा दिया, फिर छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार किया। वह ऊंचा उछला और एक शक्तिशाली छलांग के साथ पानी को पार कर गया, लेकिन वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाया। थोरिन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने पैरों और अपनी बुद्धि को बचाए रखा था। जैसे ही वे उतरे, उसने अपना धनुष मोड़ लिया और नाव के किसी छिपे हुए रक्षक के प्रकट होने की स्थिति में एक तीर लगा लिया। अब उसने छलांग लगाते हुए जानवर पर एक तेज और निश्चित निशाना लगाया। जैसे ही वह आगे के किनारे पर पहुंचा, वह लड़खड़ा गया। छायाओं ने उसे निगल लिया, लेकिन उन्होंने खुरों की आवाज सुनी जो जल्दी से लड़खड़ा गई और फिर शांत हो गई। हालांकि इससे पहले कि वे शॉट की प्रशंसा में चिल्ला पाते, बिल्बो की भयानक चीख ने हिरन के मांस के बारे में उनके दिमाग से सारे विचार निकाल दिए। बोम्बुर गिर गया है, बोम्बुर डूब रहा है, वह चिल्लाया। ये बिल्कुल सच था। बोम्बुर का सिर्फ एक पैर जमीन पर था जब हिरन उस पर झपटा और उसके ऊपर से कूद पड़ा। वह लड़खड़ा गया था, जिससे नाव किनारे से दूर चली गई थी, और फिर वापस गहरे पानी में गिर गया। उसके हाथ किनारे पर मौजूद चिपचिपी जड़ों से फिसल गए, जबकि नाव धीरे धीरे घूमकर गायब हो गई। जब वे किनारे की ओर दौड़े तो वे अभी भी पानी के ऊपर उसका हुड देख सकते थे। जल्दी से उन्होंने एक रस्सी को हुक के साथ उसकी ओर फेंका। उसके हाथ ने उसे पकड़ लिया और वे उसे किनारे पर खींच लाए। बेशक वो बालों से लेकर जूतों तक भीग चुका था, लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। जब उन्होंने उसे किनारे पर लिटाया तो वह पहले से ही गहरी नींद में था। एक हाथ ने रस्सी को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वे उसे अपनी पकड़ से छुड़ा नहीं पाए, और उनके सब कुछ करने के बावजूद वह गहरी नींद में ही रहा। वे अभी भी उसके ऊपर खड़े थे, अपनी बदकिस्मती और बॉम्बर की अनाड़ीपन को कोस रहे थे, और नाव के खो जाने पर विलाप कर रहे थे, जिसके कारण उनके लिए वापस जाकर हिरन की तलाश करना असंभव हो गया था। तभी उन्हें जंगल में सींगों की धीमी आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर वे सब चुप हो गए, और जब वे बैठे तो उन्हें लगा कि वे रास्ते के उत्तर में किसी बड़े शिकार की आवाज सुन सकते हैं, हालांकि उन्हें इसका कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। वे वहां बहुत देर तक बैठे रहे और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बोम्बुर अपने मोटे चेहरे पर मुस्कान लिए सोता रहा, मानो अब उसे उन सभी परेशानियों की परवाह नहीं थी जो उन्हें परेशान कर रही थीं। अचानक आगे के रास्ते पर कुछ सफ़ेद हिरन, एक हिरनी और हिरन के बच्चे दिखाई दिए जो हिरन की तरह बर्फ जैसे सफ़ेद थे। वे छाया में चमक रहे थे। थोरिन के चिल्लाने से पहले ही बौनों में से 3 उछलकर खड़े हो गए और अपने धनुष से तीर छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई भी अपना निशाना नहीं लगा पाया। हिरन मुड़े और पेड़ों में उतनी ही चुपचाप गायब हो गए जितनी चुपचाप वे आए थे, और व्यर्थ में बौनों ने उनके पीछे अपने तीर चलाए। रुको रुको,
थोरिन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उत्साहित बॉनो ने अपने आखिरी तीर बर्बाद कर दिए थे और अब बियोर्न द्वारा दिए गए धनुष बेकार थे। उस रात वे एक उदास समूह थे और अगले दिनों में यह उदासी उन पर और भी गहरी होती चली गई। वे जादुई धारा को पार कर चुके थे, लेकिन उसके आगे रास्ता पहले की तरह ही अस्त व्यस्त लग रहा था और जंगल में उन्हें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। फिर भी अगर उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता होता और शिकार के अर्थ और उनके रास्ते में आए सफेद हिरन पर विचार किया होता, तो उन्हें पता चल जाता कि वे आखिरकार पूर्वी छोर की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर वे अपनी हिम्मत और उम्मीद बनाए रख पाते तो जल्द ही पतले पेड़ों और उन जगहों पर पहुंच जाते जहां फिर से सूरज की रोशनी आती। लेकिन वे यह नहीं जानते थे, और वे बोम्बोर के भारी शरीर के बोझ तले दबे हुए थे, जिसे उन्हें अपने साथ यथासंभव ले जाना था। चार लोग बारी बारी से ये थकाऊ काम कर रहे थे, जबकि बाकी लोग अपने अपने सामान को बांट रहे थे। अगर ये लोग इतने थके हुए थे कि वे अपने सामान को अपने साथ ले जा सकते थे, तो वे अपने सामान को अपने साथ ले जा सकते थे। अगर पिछले कुछ दिनों में सब कुछ बहुत हल्का नहीं हो गया होता, तो वे कभी भी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन एक सोता हुआ और मुस्कुराता हुआ बॉम्बोर, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, भोजन से भरे पैक के बदले में एक खराब विकल्प था। कुछ दिनों में ऐसा समय आया जब खाने पीने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा था। वे जंगल में कुछ भी स्वस्थ नहीं देख सकते थे, केवल फफूंद और पीली पत्तियों और अप्रिय गंध वाली जड़ी बूटियां। जादुई धारा से लगभग 4 दिन बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां ज्यादातर पेड़ बीच के थे। वे पहले तो बदलाव से खुश हुए, क्योंकि यहाँ कोई झाड़ियां नहीं थीं और छाया इतनी गहरी नहीं थी। उनके चारों ओर एक हरा भरा प्रकाश था, और कुछ जगहों पर वे रास्ते के दोनों ओर कुछ दूरी तक देख सकते थे। फिर भी प्रकाश उन्हें केवल सीधे भूरे रंग के तने की अंतहीन रेखाएं दिखा रहा था, जैसे किसी विशाल गोधूली हॉल के खंभे हों। हवा का झोंका और हवा का शोर था, लेकिन यह एक उदास ध्वनि थी। कुछ पत्तियां सरसराहट के साथ नीचे आईं ताकि उन्हें याद दिला सके कि बाहर पतझड़ आ रहा है। उनके पैर अनगिनत अन्य पतझड़ों की मृत पत्तियों के बीच फड़फड़ा रहे थे, जो जंगल के गहरे लाल कालीनों से रास्ते के किनारों पर बह रही थीं। फिर भी बोम्बोर सोता रहा और वे बहुत थक गए। कभी कभी उन्हें बेचैन करने वाली हंसी सुनाई देती थी, कभी कभी दूर से गाना भी सुनाई देता था। हंसी भूत प्रेतों की नहीं, बल्कि सुंदर आवाज़ों की हंसी थी, और गाना सुंदर था, लेकिन ये भयानक और अजीब लग रहा था, और उन्हें तसल्ली नहीं मिली, बल्कि वे अपनी बची हुई ताकत के साथ उस जगह से जल्दी से निकल गए। 2 दिन बाद उन्हें नीचे की ओर जाने वाला रास्ता मिल गया, और कुछ ही देर में वे एक घाटी में पहुंच गए जो लगभग पूरी तरह से ओक के विशाल वृक्षों से भरी हुई थी। क्या इस शापित जंगल का कोई अंत नहीं है? थोरिन ने कहा। किसी को पेड़ पर चढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह अपना सिर छत से ऊपर उठाकर चारों ओर देख सकता है। एकमात्र तरीका यह है कि रास्ते में सबसे ऊंचा पेड़ चुना जाए। बेशक किसी का मतलब बिल्बो था। उन्होंने उसे चुना क्योंकि किसी भी काम के लिए चढ़ने वाले को अपना सिर सबसे ऊपर की पत्तियों से ऊपर रखना चाहिए, और इसलिए उसे सबसे ऊंची और पतली शाखाओं के लिए पर्याप्त हल्का होना चाहिए। बेचारे मिस्टर बैगिंस को पेड़ों पर चढ़ने का कभी ज्यादा अभ्यास नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे एक विशाल ओक की सबसे निचली शाखाओं पर चढ़ा दिया जो रास्ते में ही उगी हुई थी, और उसे जितना हो सके उतना ऊपर जाना था। उसने कई बार आंखों में थप्पड़ मारते हुए उलझी हुई टहनियों के बीच से अपना रास्ता बनाया। वह बड़ी शाखाओं की पुरानी छाल से हरा और गंदा हो गया था। एक से अधिक बार वह फिसला और ठीक समय पर खुद को संभाला, और अंत में एक कठिन जगह पर एक भयानक संघर्ष के बाद जहां कोई सुविधाजनक शाखाएं नहीं लग रही थीं, वह शीर्ष के पास पहुंच गया। हर समय वह सोच रहा था कि क्या पेड़ में मकड़ियां हैं और वह फिर से नीचे कैसे उतरेगा। गिरने के अलावा अंत में उसने अपना सिर पत्तों की छत से ऊपर उठाया, और फिर उसने पाया मकड़ियां तो ठीक हैं, लेकिन वे साधारण आकार की छोटी छोटी मकड़ियां थीं, और वे तितलियों के पीछे थीं। बिल्बो की आंखें रोशनी से लगभग अंधी हो गई थीं। वह दूर से बॉनो को चिल्लाते हुए सुन सकता था, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकता था, बस रुक कर पलकें झपका सकता था। सूरज चमक रहा था, और उसे इसे सहन करने में बहुत देर लग गई।
जब वो कर सका तो उसने अपने चारों ओर गहरे हरे रंग का समुद्र देखा जो हवा से इधर उधर लहरा रहा था और हर जगह सैकड़ों तितलियां थीं। मुझे लगता है कि वे एक तरह की बैंगनी सम्राट थी, एक तितली जो ओक वुड्स की चोटियों को पसंद करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी बैंगनी नहीं थी। वे गहरे गहरे मखमली काले रंग की थीं, जिन पर कोई निशान नहीं दिख रहा था। वो बहुत देर तक काले सम्राटों को देखता रहा और अपने बालों और चेहरे पर हवा के झोंके का आनंद लेता रहा, लेकिन आखिरकार बौनों की चीखें, जो अब नीचे अधीरता से पैर पटक रहे थे, उसे उसके असली काम की याद दिलाती रहीं। यह कोई अच्छा काम नहीं था। वह जितना भी देख सकता था, उसे किसी भी दिशा में पेड़ों और पत्तियों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। उसका दिल, जो सूरज के नज़ारे और हवा के झोंके से हल्का हो गया था, उसके पैरों की उंगलियों में वापस डूब गया। नीचे वापस जाने के लिए कोई भोजन नहीं था। दरअसल, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, वे जंगल के किनारे से बहुत दूर नहीं थे, और अगर बिल्बो में ये देखने की समझ होती, तो वह पेड़ जिस पर वह चढ़ा था, हालांकि वह अपने आप में ऊंचा था, एक चौड़ी घाटी के तल के पास खड़ा था, जिससे उसके ऊपर से पेड़ चारों ओर से एक बड़े कटोरे के किनारों की तरफ फूले हुए लग रहे थे, और वह ये देखने की उम्मीद नहीं कर सकता था कि जंगल कितनी दूर तक फैला हुआ है। फिर भी वह ये नहीं देख पाया, और वह निराशा से भरा हुआ नीचे उतर गया। वह अंत में फिर से नीचे पहुंच गया, खरोंच, गर्मी और दयनीय स्थिति में, और जब वो वहां पहुंचा तो वह नीचे के अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सका। उसकी रिपोर्ट ने जल्द ही दूसरों को भी उतना ही दुखी कर दिया जितना वह था। ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए सभी दिशाओं में फैला हुआ है। हम क्या करें, और हॉबिट को भेजने का क्या फायदा है? वे चिल्लाए, मानो यह उसकी गलती थी। उन्हें तितलियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और जब उसने उन्हें सुंदर हवा के बारे में बताया, तो वे और भी क्रोधित हो गए, जिसे वे चढ़ने और महसूस करने के लिए बहुत भारी थे। उस रात उन्होंने अपना आखिरी बचा हुआ खाना खाया, और अगली सुबह जब वे जागे तो पहली बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि वे अभी भी बहुत भूखे थे, और अगली बात ये थी कि बारिश हो रही थी और यहाँ वहाँ जंगल के फर्श पर इसकी बूंदें भारी मात्रा में गिर रही थीं। इससे उन्हें केवल ये याद आया कि वे भी प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आप विशाल ओक के पेड़ों के नीचे खड़े होकर और अपनी जीभ पर बूंदें गिरने का इंतजार करके अपनी भयंकर प्यास नहीं बुझा सकते। वहाँ एकमात्र सांत्वना का टुकड़ा आया था अप्रत्याशित रूप से बॉम्बूर से। वह अचानक जाग गया और अपना सिर खुजाते हुए उठ बैठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है, नहीं उसे इतनी भूख क्यों लग रही है, क्योंकि वह सब कुछ भूल चुका था जो उस मई की सुबह से शुरू हुई यात्रा के बाद से हुआ था। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो हॉबिट के घर पर हुई पार्टी थी, और उन्हें उसे यह विश्वास दिलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी कि उसके बाद से उनके पास कई सारे रोमांच थे। जब उसने सुना कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि उसे बहुत कमजोरी और पैरों में लड़खड़ाहट महसूस हो रही थी। आखिर मैं क्यों जाग गया? वह रोया। मुझे बहुत सुंदर सपने आ रहे थे। मैंने सपना देखा कि मैं इस तरह के जंगल में घूम रहा था, केवल पेड़ों पर मशालें और शाखाओं से लटकते हुए दीपक और जमीन पर जलती हुई आग से रोशनी थी, और वहाँ एक शानदार दावत चल रही थी, जो हमेशा के लिए चलती रहेगी। वहाँ एक जंगल का राजा था जो पत्तियों का मुकुट पहने हुए था, और वहाँ एक मज़ेदार गाना बज रहा था, और मैं खाने और पीने के लिए वहाँ मौजूद चीज़ों की गिनती या वर्णन नहीं कर सकता था। तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, थोरिन ने कहा। वास्तव में अगर तुम किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। हम तुमसे पहले ही काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं। अगर तुम नहीं जागे होते, तो हमें तुम्हें जंगल में तुम्हारे बेवकूफ़ सपनों के साथ छोड़ देना चाहिए था। तुम हफ्तों तक छोटे छोटे कामों के बाद भी कोई मजाक नहीं हो सकती हो। अब उनके पास खाली पेटों पर बेल्ट कसने, खाली बोरे और बैग उठाने और बिना किसी बड़ी उम्मीद के ट्रक पर चलने के अलावा कोई और काम नहीं था कि वे कभी अंत तक पहुंचेंगे, इससे पहले कि वे लेट जाएं और भूख से मर जाएं। वे पूरे दिन यही करते रहे, बहुत धीरे धीरे और थके हुए, जबकि बॉम्बूर लगातार रोता रहा कि उसके पैर उसे नहीं संभाल पा रहे हैं और वह लेटकर सोना चाहता है। नहीं, ऐसा मत करो।
उन्होंने कहा, अपने पैरों को अपना काम करने दो, हम तुम्हें बहुत दूर तक ले जा चुके हैं। फिर भी उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और खुद को जमीन पर पटक दिया। चलो, अगर तुम्हें जाना ही है, उसने कहा, मैं यहीं लेटकर सोता रहूंगा और भोजन के सपने देखता रहूंगा, अगर मुझे ये किसी और तरीके से नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं फिर कभी नहीं जागूंगा। उसी समय बालिन, जो थोड़ी दूर आगे थी, चिल्लाई, वह क्या था? मुझे लगा कि मैंने जंगल में रोशनी की एक चमक देखी है। वे सबने देखा, और ऐसा लगा कि कुछ दूर पर उन्हें अंधेरे में एक लाल चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, फिर एक और उसके बगल में उभरी। यहाँ तक कि बॉम्बूर भी उठ खड़ा हुआ, और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़े, इस बात की परवाह किए बिना कि यह ट्रॉल्स है या गॉब्लिन। रोशनी उनके सामने और रास्ते के बाईं ओर थी, और जब वे आखिरकार उसके बराबर पहुंचे, तो ये साफ दिखाई दिया कि पेड़ों के नीचे मशालें और आग जल रही थीं, लेकिन उनके रास्ते से काफी दूर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने सच हो रहे हैं, बॉम्बूर ने पीछे से हौंफते हुए कहा। वह लाइट्स के बाद सीधे जंगल में भाग जाना चाहता था, लेकिन अन्य लोगों को जादूगर और बियोर्न की चेतावनियां अच्छी तरह याद थीं। थोरिन ने कहा, यदि हम इससे जीवित वापस नहीं लौटे तो ये भोज बेकार हो जाएगा। लेकिन दावत के बिना हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, बॉम्बर ने कहा, और बिल्बो ने दिल से उससे सहमति जताई। वे इस बारे में काफी देर तक बहस करते रहे। आखिरकार वे 2 जासूसों को भेजने पर सहमत हो गए, जो रोशनी के पास जाकर उनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। लेकिन फिर वे इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि किसे भेजा जाए। कोई भी खो जाने और अपने दोस्तों को फिर कभी न ढूंढने के जोखिम को उठाने के लिए उत्सुक नहीं था। अंत में, चेतावनियों के बावजूद, भूख ने उनका फैसला किया, क्योंकि बॉम्बर जंगल की दावत में अपने सपने के अनुसार खाए जा रहे सभी अच्छे व्यंजनों का वर्णन करता रहा, इसलिए वे सभी रास्ता छोड़कर एक साथ जंगल में चले गए। काफी रेंगने के बाद उन्होंने पेड़ों के तने के चारों ओर झांका और एक खुले मैदान में देखा जहां कुछ पेड़ काटे गए थे और जमीन समतल की गई थी। वहां बहुत से लोग थे, जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। सभी ने हरे और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और कटे हुए पेड़ों के कटे हुए छल्लों पर एक बड़े घेरे में बैठे थे। उनके बीच में आग जल रही थी और आसपास के कुछ पेड़ों पर मशालें बंधी हुई थीं, लेकिन सबसे शानदार नज़ारा ये था, वे खा रहे थे, पी रहे थे और हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे थे। भुने हुए मांस की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि एक दूसरे से सलाह किए बिना ही उनमें से हर कोई उठकर कुछ खाने की भीख मांगने के विचार से रिंग में आगे बढ़ गया। जैसे ही पहला व्यक्ति मैदान में गया, सभी लाइटें जादू की तरह बुझ गईं। किसी ने आग को लात मारी और वह चमचमाती चिंगारियों के रॉकेट की तरह ऊपर उठी और गायब हो गई। वे पूरी तरह से प्रकाशहीन अंधेरे में खो गए और वे एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं पाए, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। अंधेरे में पागलों की तरह भटकने, लकड़ियों पर गिरने, पेड़ों से टकराने और चिल्लाने और पुकारने के बाद, जब तक कि उन्होंने मीलों तक जंगल में सब कुछ जगह नहीं दिया, आखिरकार वे खुद को एक बंडल में इकट्ठा करने और स्पर्श से खुद को गिनने में कामयाब रहे। उस समय तक वे निश्चित रूप से पूरी तरह से भूल गए थे कि रास्ता किस दिशा में है, और वे सभी पूरी तरह से खो गए थे, कम से कम सुबह तक। रात को जहां वे थे, वहीं बसने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे फिर से अलग हो जाने के डर से जमीन पर खाने के टुकड़े ढूंढने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन वे ज्यादा देर तक लेटे नहीं रहे थे, और बिल्बो को बस नींद आने लगी थी, जब डोरी, जिसकी बारी पहले देखने की थी, ने ऊंची आवाज में कहा, वहां फिर से रोशनी आ रही है, और वहां पहले से कहीं अधिक रोशनी है। वे सब उछल पड़े। वहां, निश्चित रूप से, कुछ ही दूरी पर टिमटिमाती रोशनियां थीं, और उन्होंने आवाजें और हंसी बिल्कुल साफ सुनी। वे रेंगते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे उनकी ओर, एक पंक्ति में, प्रत्येक आगे वाले की पीठ को छूता हुआ। जब वे पास पहुंचे तो थोरिन ने कहा, इस बार आगे नहीं बढ़ना है। जब तक मैं न कहूं, कोई भी छिपकर नहीं हिलेगा। मैं उनसे बात करने के लिए पहले श्री बैगिंस को अकेले भेजूंगा। वे उससे नहीं डरेंगे, मैं उनसे कैसे डरूंगा? बिल्बो ने सोचा, और वैसे भी मुझे उम्मीद है कि वे उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे।
जब वे रोशनी के घेरे के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बिल्बो को अचानक पीछे से धक्का दे दिया। इससे पहले कि वह अपनी अंगूठी पहन पाता, वह आग और मशालों की पूरी लपटों में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। यह अच्छा नहीं था। फिर से सभी लाइटें बुझ गईं और पूरा अंधेरा छा गया। अगर पहले भी खुद को इकट्ठा करना मुश्किल था, तो इस बार यह और भी मुश्किल था। और वे हॉबिट को ढूंढ ही नहीं पाए। हर बार जब उन्होंने खुद को गिना तो सिर्फ 13 ही निकले। उन्होंने चिल्लाया और पुकारा, बिल्बो बैगिंस। हॉबिट, तुम धिक्कार है हॉबिट। हाय हॉबिट, तुम कंफ्यूज हो, तुम कहाँ हो? और इसी तरह की दूसरी बातें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे आशा छोड़ ही रहे थे कि तभी डोरी की किस्मत से उनसे मुलाकात हो गई। अंधेरे में वह किसी चीज पर गिर पड़ा। उसे लगा कि वह एक लकड़ी है, और उसने पाया कि वह हॉबिट था जो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे जगाने के लिए उसे बहुत हिलाना पड़ा, और जब वह जागा तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था, वह बड़बड़ाया, एक बहुत ही शानदार दिन के बारे में। हे भगवान, वह बॉम्बूर की तरह चला गया। उन्होंने कहा, हमें सपनों के बारे में मत बताओ। सपनों का खाना अच्छा नहीं होता और हम इसे साझा नहीं कर सकते। वे इस जंगली जगह में मुझे मिलने वाली सबसे अच्छी चीजें हैं। उसने बॉनो के पास लेटते हुए और फिर से सोने और अपने सपने को फिर से खोजने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन ये जंगल में आखिरी रोशनी नहीं थी। बाद में जब रात बहुत हो गई होगी, तो किली जो उस समय देख रहा था, आया और उन सभी को फिर से जगाते हुए कहा। कुछ ही दूरी पर प्रकाश की एक नियमित ज्वाला शुरू हो गई है। सैकड़ों मशालें और कई आगे अचानक और जादू से जल उठी होंगी। और गायन और वीणाओं पर ध्यान दें। कुछ देर लेटने और सुनने के बाद उन्होंने पाया कि वे पास जाकर एक बार फिर मदद पाने की इच्छा को रोक नहीं पाए। वे फिर उठे और इस बार परिणाम विनाशकारी था। अब उन्होंने जो दावत देखी वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार थी, और दावत करने वालों की एक लंबी कतार के शीर्ष पर एक जंगल का राजा बैठा था जिसके सुनहरे बालों पर पत्तियों का मुकुट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बॉम्बूर ने अपने सपने में उस आकृति का वर्णन किया था। एल्विश लोग एक हाथ से दूसरे हाथ और आग के पार कटोरे पास कर रहे थे, और कुछ वीणा बजा रहे थे और कई गा रहे थे। उनके चमकते बाल फूलों से लदे हुए थे, उनके कॉलर और बैच पर हरे और सफ़ेद रत्न चमक रहे थे, और उनके चेहरे और उनके गीत खुशी से भरे हुए थे। वे गीत जोरदार, स्पष्ट और सुंदर थे, और थोरिन उनके बीच में आ गया। एक शब्द के बीच में ही सन्नाटा छा गया। सारी रोशनी चली गई। आग से काला धुआं निकलने लगा। राख और राख बॉनो की आंखों में थी, और जंगल फिर से उनके शोर और चीखों से भर गया। बिल्बो ने खुद को गोल गोल दौड़ते हुए पाया, जैसा कि उसने सोचा था, और पुकारता हुआ, डोरी, अनूरी, ओरी, ओविन, ग्लोविन, फिली, किली, बॉम्बूर, बिफूर, बोर, ड्वालिन, बालिन, थोरिन ओकेनशील्ड। जबकि वे लोग जिन्हें वह देख या महसूस नहीं कर सकता था, उसके चारों ओर वही कर रहे थे, कभी कभी बिल्बो के साथ। लेकिन दूसरों की चीखें लगातार दूर होती गईं और धीमी होती गईं, और हालांकि थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वे दूर से मदद के लिए चिल्लाने और रोने में बदल गई हैं। आखिरकार सारा शोर तुरंत खत्म हो गया, और वह पूरी तरह से खामोशी और अंधेरे में अकेला रह गया। वह उसके सबसे दुखद क्षणों में से एक था, लेकिन उसने जल्दी ही मन बना लिया कि जब तक दिन नहीं निकलता और थोड़ी सी रोशनी नहीं आती, तब तक कुछ भी करने की कोशिश करना बेकार है, और बिना किसी उम्मीद के खुद को थका देने के लिए इधर उधर भटकना बेकार है। इसलिए वह एक पेड़ की पीठ के बल बैठ गया, और आखिरी बार अपने दूर दराज के हॉबिट होल के बारे में सोचने लगा, जिसमें खूबसूरत पेंट्रीज थीं। वह बेकन और अंडे और टोस्ट और मक्खन के बारे में गहराई से सोच रहा था, जब उसने महसूस किया कि कुछ उसे छू रहा है। एक मजबूत चिपचिपी डोरी जैसी कोई चीज उसके बाएं हाथ पर थी, और जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके पैर पहले से ही उसी चीज में लिपटे हुए थे, इसलिए जब वह उठा तो वह गिर गया। तभी वह बड़ी मकड़ी, जो उसे नींद में बांधने में व्यस्त थी, उसके पीछे से आई और उस पर टूट पड़ी। वह केवल उस चीज की आंखें देख सकता था, लेकिन वह उसके बालों वाले पैरों को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह अपने घिनौने धागों को उसके चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रही थी।
ये सौभाग्य की बात थी कि वह समय रहते अपने होश में आ गया था। जल्दी वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में सक्षम नहीं होता। जैसा कि था, उसे मुक्त होने से पहले एक हताश संघर्ष करना पड़ा। उसने उस जीव को अपने हाथों से पीटा, जो उसे चुप कराने के लिए उसे जहर देने की कोशिश कर रहा था, जैसे छोटी मकड़ियां मक्खियों के साथ करती हैं जब तक कि उसे अपनी तलवार याद नहीं आए और उसने उसे बाहर निकाल लिया। फिर मकड़ी पीछे कूद गई और उसके पास उसके पैरों को काटने का समय था। उसके बाद हमला करने की बारी उसकी थी। जाहिर है कि मकड़ी को ऐसी चीजों की आदत नहीं थी जिनके किनारों पर ऐसे डंक होते हैं, अन्यथा वह जल्दी से भाग जाती। बिल्बो उसके गायब होने से पहले ही उसके पास आया और अपनी तलवार से उसकी आंखों में वार कर दिया। फिर वह पागल हो गया और उछलने लगा, नाचने लगा और अपने पैरों को भयंकर झटकों के साथ फैलाने लगा, जब तक कि उसने उसे दूसरे प्रहार से मार नहीं दिया, और फिर वह गिर पड़ा और उसे काफी देर तक कुछ भी याद नहीं रहा। जब वह आया तो उसके चारों ओर जंगल के दिन की हमेशा की तरह धुंधली धूसर रोशनी थी। उसे होश आ गया। मकड़ी उसके बगल में मृत पड़ी थी और उसकी तलवार की धार काली पड़ गई थी। किसी तरह जादूगर या बोनो या किसी और की मदद के बिना अकेले अंधेरे में विशालकाय मकड़ी को मारने से मिस्टर बैगिंस पर बहुत फर्क पड़ा। वो एक अलग व्यक्ति महसूस कर रहा था और खाली पेट होने के बावजूद वह पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और साहसी था। जब उसने अपनी तलवार घास पर पोंछी और उसे वापस म्यान में रख दिया। मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, उसने उससे कहा, और मैं तुम्हें स्टिंग कहूंगा। उसके बाद वो खोजबीन के लिए निकल पड़ा। जंगल भयावह और शांत था, लेकिन जाहिर है कि उसे सबसे पहले अपने दोस्तों की तलाश करनी थी, जो बहुत दूर नहीं थे, जब तक कि उन्हें कल्पित बौने या इससे भी बदतर ने बंदी न बना लिया हो। बिल्बो को लगा कि चिल्लाना असुरक्षित है, और वह काफी देर तक ये सोचता रहा कि रास्ता किस दिशा में है, और बौनों की तलाश के लिए उसे सबसे पहले किस दिशा में जाना चाहिए। ओह, हमने बियोर्न और गैंडाल्फ की सलाह क्यों नहीं याद रखी? उसने दुख जताया। हम अब किस मुसीबत में हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि हम होते। अकेले रहना भयानक है। अंत में उसने रात में मदद के लिए पुकारे जाने की दिशा के बारे में जितना संभव था उतना अनुमान लगाया, और किस्मत से वह जन्म से ही इसके साथ था। उसने कमोबेश सही अनुमान लगाया, जैसा कि आप देखेंगे। अपना मन बना लेने के बाद वह जितना हो सका उतनी चतुराई से आगे बढ़ा। हॉबिट शांत रहने में चतुर होते हैं, खासकर जंगल में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही बिल्बो ने शुरू करने से पहले अपनी अंगूठी पहन ली थी। यही कारण है कि मकड़ियों ने न तो उसे आते देखा और न ही सुना। वह चुपके से कुछ दूर तक चला गया था, जब उसने अपने आगे एक घनी काली छाया देखी, जो उस जंगल के लिए भी काली थी, आधी रात के एक टुकड़े की तरह जिसे कभी साफ नहीं किया गया था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि यह एक के पीछे एक मकड़ी के जालों से बना हुआ था और एक दूसरे से उलझा हुआ था। अचानक उसने देखा कि उसके ऊपर की शाखाओं में बहुत बड़ी और भयानक मकड़ियां बैठी थीं, और चाहे अंगूठी हो या न हो, वह डर से कांप रहा था कि कहीं वे उसे न देख लें। एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसने कुछ देर तक उनके एक समूह को देखा, और फिर जंगल की खामोशी और शांति में उसने महसूस किया कि ये घृणित जीव एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ें एक तरह की पतली चरमराहट और फुफकार थी, लेकिन वो उनके द्वारा कहे गए कई शब्दों को समझ सकता था। वे बौनों के बारे में बात कर रहे थे। यह एक तीखा संघर्ष था, लेकिन इसके लायक था, एक ने कहा। उनके पास कितनी मोटी खाल है, ये तो तय है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अंदर अच्छा रस है। हाँ, जब वे थोड़ा लटके रहेंगे तो खाने में बढ़िया लगेंगे, दूसरे ने कहा। उन्हें ज्यादा देर तक लटका कर मत रखो, तीसरे ने कहा। वे उतने मोटे नहीं हैं जितने होने चाहिए। मुझे लगता है कि हाल ही में उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ, इन्हें मार डालो, चौथा फुसफुसाया, इन्हें अभी मार डालो और कुछ दिनों के लिए फांसी पर लटका दो। जबकि वे अब मर चुके हैं, मैं गारंटी देता हूँ, पहले ने कहा। नहीं, वे नहीं मरे हैं। मैंने अभी अभी एक को संघर्ष करते देखा है। मैं कहूँगा कि अभी अभी वे बहुत अच्छी नींद के बाद फिर से होश में आए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
इसके साथ ही एक मोटी मकड़ी रस्सी के सहारे दौड़ती हुई एक ऊंची शाखा से एक पंक्ति में लटके 1 दर्जन बंडलों के पास पहुंची। बिल्बो को ये देखकर डर लगा कि अब वो पहली बार उन्हें छाया में लटकते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने बंडलों के नीचे से एक बौने का पैर बाहर निकला हुआ देखा था, या यहाँ वहाँ नाक की नोक या दाढ़ी या हुड का एक टुकड़ा। इन बंडलों में से सबसे मोटे हिस्से की ओर मकड़ी गई। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह बेचारा बूढ़ा बॉम्बूर है, बिल्बो ने सोचा और बाहर निकली हुई नाक को जोर से काट लिया। अंदर से एक दबी हुई चीख निकली और एक पैर का अंगूठा ऊपर उठा और मकड़ी को सीधा और जोर से लात मारी। बॉम्बूर में अभी भी जीवन था। एक ढीली फुटबॉल की लात की तरह एक शोर हुआ और क्रोधित मकड़ी शाखा से गिर गई, लेकिन समय रहते अपने धागे से खुद को संभाल लिया। बाकी लोग हंस पड़े। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने कहा, मांस अभी भी जिंदा है और चल रहा है। मैं जल्द ही इसे खत्म कर दूंगी, क्रोधित मकड़ी ने शाखा पर वापस चढ़ते हुए कहा। बिल्बो ने देखा कि अब वह क्षण आ गया है जब उसे कुछ करना चाहिए। वह जानवरों को देखकर उठ नहीं सकता था और उसके पास निशाना लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इधर उधर देखने पर उसने देखा कि इस जगह पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, जो अब एक सूखी हुई छोटी सी जलधारा प्रतीत होती थी। बिल्बो पत्थर से निशाना लगाने में बहुत अच्छा था और उसे एक अच्छा चिकना अंडे के आकार का पत्थर खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो उसके हाथ में आराम से फिट हो गया। बचपन में वह चीजों पर पत्थर फेंकने का अभ्यास करता था, जब तक कि खरगोश और गिलहरी और यहाँ तक कि पक्षी भी उसे झुकते हुए देखकर बिजली की तरह उसके रास्ते से हट नहीं जाते थे, और बड़े होने पर भी उसने अपना बहुत सारा समय क्विड्स, डार्ट थ्रोइंग, छड़ी, कटोरे, नाइनपिन और निशाना लगाने और फेंकने जैसे दूसरे शांत खेलों में बिताया था। वास्तव में वह धुआं उड़ाने, पहेलियां पूछने और खाना पकाने के अलावा बहुत सारे काम कर सकता था, जिनके बारे में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब समय नहीं है। जब वह पत्थर उठा रहा था, मकड़ी बॉम्बूर पहुंच गई थी और जल्द ही वह मर गई होती। उसी समय बिल्बो ने पत्थर फेंका। पत्थर मकड़ी के सिर पर लगा और वह बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी। उसके सभी पैर मुड़े हुए थे। अगला पत्थर एक बड़े जाल से गुजरा, उसकी डोरियां तोड़ दी और बीच में बैठी मकड़ी को उड़ा दिया। धमाका, मर गया। उसके बाद वहां कुछ और था। मैं आपको बता सकता हूं कि मकड़ी कॉलोनी में बहुत हलचल मची हुई थी और वे बौनों को कुछ समय के लिए भूल गए थे। वे बिल्बो को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे यह अनुमान लगा सकते थे कि पत्थर किस दिशा से आ रहे थे। बिजली की तरह तेजी से वे दौड़ते हुए आए और हॉबिट की ओर झूलते हुए, अपने लंबे धागे सभी दिशाओं में फेंकते हुए, जब तक कि हवा लहराते हुए जालों से भर नहीं गई। बिल्बो, हालांकि, जल्द ही एक अलग जगह पर चला गया। उसके मन में विचार आया कि अगर वह कर सकता है तो उग्र मकड़ियों को बौनों से और दूर ले जाए, उन्हें एक साथ उत्सुक, उत्साहित और क्रोधित कर दे। जब लगभग 50 मकड़ियां उस स्थान पर चली गईं जहां वह पहले खड़ा था, तो उसने इन पर और कुछ पत्थर फेंके और जो पीछे रह गए थे उन पर भी। फिर पेड़ों के बीच नाचते हुए उसने उन्हें क्रोधित करने और उन सभी को अपने पीछे लाने के लिए एक गाना गाना शुरू किया और बौनों को अपनी आवाज भी सुनाई। उन्होंने यही गाया, बूढ़ा मोटा मकड़ी पेड़ पर घूम रहा है। बूढ़ा मोटा मकड़ी मुझे नहीं देख सकता। इचकॉप, इचकॉप, क्या तुम नहीं रुकोगे? अपना घूमना बंद करो और मुझे ढूंढो। बूढ़ा टॉमनोडी, पूरा शरीर बड़ा, बूढ़ा टॉमनोडी मुझ पर नजर नहीं रख सकता। इचकॉप, इचकॉप, नीचे गिरो, तुम मुझे अपने पेड़ पर कभी नहीं पकड़ पाओगे। शायद बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर आपको याद रखना चाहिए कि उसे खुद ही इसे बनाना पड़ा, एक बहुत ही अजीब पल के आवेग में। वैसे भी उसने वही किया जो वह चाहता था। गाते हुए उसने कुछ और पत्थर फेंके और पैर पटक दिए। व्यावहारिक रूप से उस जगह की सभी मकड़ियां उसके पीछे आ गईं, कुछ जमीन पर गिर गईं, अन्य शाखाओं के साथ दौड़ी, पेड़ से पेड़ पर झूलने लगीं या अंधेरे स्थानों में नई रस्सियां डालने लगीं। वे उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से उसके शोर की ओर बढ़ गईं। वे भयंकर रूप से क्रोधित थे। पत्थरों के अलावा किसी भी मकड़ी को एटिकॉप कहलाना पसंद नहीं था, और टॉमनोडी निश्चित रूप से किसी का अपमान है। बिल्बो भागकर एक नई जगह पर चला गया,
लेकिन कई मकड़ियां अब उस जगह पर जा चुकी थीं जहां वे रहती थीं और जाले बुनने में व्यस्त थीं। पेड़ों के तनों के बीच की सभी जगहों पर बहुत जल्द ही हॉबिट उनके चारों ओर एक मोटी बाड़ में फंस जाएगा। कम से कम मकड़ियों का तो यही विचार था। शिकार और कताई करने वाले कीड़ों के बीच में खड़े होकर बिल्बो ने हिम्मत जुटाई और एक नया गाना शुरू किया। आलसी लोभ और पागल को मुझे फंसाने के लिए जाल बुन रहे हैं। मैं दूसरे मांस से कहीं ज्यादा मीठा हूँ, फिर भी वे मुझे नहीं ढूंढ पाते। मैं यहाँ हूँ, शरारती छोटी मक्खी, तुम मोटी और आलसी हो। तुम मुझे अपने पागल जालों में नहीं फंसा सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। इसके साथ ही वह मुड़ा और पाया कि दो ऊंचे पेड़ों के बीच की आखिरी जगह को एक जाल से बंद कर दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से यह एक असली जाल नहीं था। केवल दोगुने मोटे मकड़ी के जाले के बड़े बड़े धागे एक तने से दूसरे तने तक पीछे और आगे की ओर तेजी से फैले हुए थे। उसकी छोटी तलवार बाहर आई। उसने धागों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गाना गाता हुआ चला गया। मकड़ियों ने तलवार देखी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वे जानते थे कि यह क्या है, और तुरंत ही वे सभी हॉबिट के पीछे जमीन और शाखाओं पर तेजी से चले आए, बालों वाले पैर लहराते हुए, निपल्स और स्पिनर्स को काटते हुए, आंखें फड़कती हुई, झाग और क्रोध से भरे हुए। वे जंगल में उसका पीछा करते रहे जब तक कि बिल्बो अपनी हिम्मत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ गया। फिर एक चूहे से भी ज्यादा शांत होकर वह चुपके से वापस आ गया। वह जानता था कि मकड़ियों के निराश होने और बौनों को लटकाए गए पेड़ों पर वापस आने से पहले उसके पास बहुत कम समय था। इस बीच उसे उन्हें बचाना था। काम का सबसे बुरा हिस्सा उस लंबी शाखा पर चढ़ना था जहां बंडल लटक रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर पाता अगर मकड़ी ने सौभाग्य से रस्सी नीचे नहीं छोड़ी होती। इसकी मदद से, हालांकि यह उसके हाथ में चिपक गई और उसे चोट पहुंचाई, वो ऊपर चढ़ गया, लेकिन एक बूढ़ी, धीमी, दुष्ट मोटी तगड़ी मकड़ी से मिलने के लिए जो कैदियों की रखवाली करने के लिए पीछे रह गई थी और ये देखने में व्यस्त थी कि खाने के लिए कौन सी मकड़ी सबसे रसदार है। उसने सोचा था कि जब दूसरे चले जाएंगे तब वो दावत शुरू कर देगी, लेकिन मी बैगिंस जल्दी में थे और इससे पहले कि मकड़ी समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने उसके डंक को महसूस किया और वो मरकर शाखा से लुढ़क गई। बिल्बो का अगला काम एक बौने को छुड़ाना था। उसे क्या करना था? अगर वह उस रस्सी को काट देता जिससे वह लटका हुआ था, तो वह बेचारा बौना नीचे जमीन पर गिर जाता, शाखा के साथ साथ रेंगते हुए, जिससे सभी बेचारे बौने पके फल की तरह नाचते और लटकते थे। वह पहले बंडल तक पहुंच गया। फिली या किली, उसने ऊपर से निकली नीली हुड की नोक से सोचा। सबसे अधिक संभावना है कि फिली, उसने घुमावदार धागों से बाहर निकली एक लंबी नाक की नोक से सोचा। वह झुककर अपने चारों ओर बंधे हुए ज्यादातर मजबूत चिपचिपे धागों को काटने में कामयाब रहा और फिर निश्चित रूप से एक लात और संघर्ष के साथ फिली का अधिकांश हिस्सा बाहर आ गया। मुझे डर है कि बिल्बो ने उसे अपनी अकड़न भरी भुजाओं और पैरों को झटके देते हुए देखकर हंसा होगा, जैसे कि वह अपनी बगलों के नीचे मकड़ी के धागे पर नाच रहा हो, बिल्कुल उन मजेदार खिलौनों में से एक की तरह जो तार पर उछल रहे हों। किसी तरह से फिली को शाखा पर चढ़ाया गया और फिर उसने हॉबिट की मदद करने की पूरी कोशिश की, हालांकि वह मकड़ी के जहर से बहुत बीमार था और रात भर लटका रहने से और अगले दिन सिर्फ नाक से सांस लेने के लिए चक्कर लगाता रहा। उसे अपनी आंखों और भौहों से जानवर जैसी चीज निकालने में काफी समय लगा और जहां तक उसकी दाढ़ी की बात है तो उसे उसका ज्यादातर हिस्सा काटना पड़ा। खैर, उन दोनों ने मिलकर पहले एक बौने को और फिर दूसरे को खींचकर मुक्त करना शुरू किया। उनमें से कोई भी फिली से बेहतर नहीं था और उनमें से कुछ की हालत और भी खराब थी। कुछ मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। लंबी नाक कभी कभी उपयोगी होती है, आप देखिए, और कुछ को ज्यादा जहर दिया गया था। इस तरह उन्होंने किली, बिफुर, बूर, डोरी और अनोरी को बचाया। बेचारे बूढ़े बोम्बुर, वह इतना थक गया था कि वह सबसे मोटा था और उसे लगातार चुटकी काटनी पड़ रही थी और उसने कहा कि वह शाखा से लुढ़ककर जमीन पर गिर गया, सौभाग्य से पत्तियों पर, और वहीं पड़ा रहा। लेकिन जब मकड़ियां वापस आने लगीं, तो शाखा के अंत में अभी भी 5 बौने लटके हुए थे, जो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थे।
बिल्बो तुरंत पेड़ के तने के सबसे नजदीकी शाखा के सिरे पर गया और उन लोगों को रोक लिया जो ऊपर चढ़ रहे थे। जब उसने फिली को बचाया था तो उसने अपनी अंगूठी उतार दी थी और उसे फिर से पहनना भूल गया था, इसलिए अब वे सभी फुफकारने और फुफकारने लगे। अब हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम दुष्ट छोटे जीव। हम तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हारी हड्डियों और खाल को पेड़ पर लटका देंगे। उफ, उसे डंक लग गया है। खैर, हम उसे वैसे भी पकड़ लेंगे और फिर हम उसे 1 या 2 दिन के लिए सिर के बल लटका देंगे। जब ये सब चल रहा था, तब दूसरे बौने बाकी बंदियों पर काम कर रहे थे और अपने चाकुओं से धागे काट रहे थे। जल्द ही सभी आज़ाद हो जाएंगे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उसके बाद क्या होगा। पिछली रात मकड़ियों ने उन्हें बहुत आसानी से पकड़ लिया था, लेकिन वह अनजाने में और अंधेरे में हुआ था। इस बार ऐसा लग रहा था कि एक भयानक लड़ाई होने वाली है। अचानक बिल्बो ने देखा कि कुछ मकड़ियां फर्श पर बूढ़े बोम्बुर को घेर कर इकट्ठा हो गई थीं और उसे फिर से बांधकर घसीट कर ले जा रही थीं। उसने चिल्लाकर अपने सामने मौजूद मकड़ियों पर वार किया। वे जल्दी से भाग गए और वह उछलकर पेड़ से नीचे जमीन पर पड़े मकड़ियों के बीच में गिर गया। उसकी छोटी तलवार उनके लिए डंक मारने के मामले में कुछ नई थी। वह कैसे इधर उधर उछलती रही। जब वह उन पर वार करता तो वह खुशी से चमक उठती। आधा दर्जन मकड़ियां मर गईं, इससे पहले कि बाकी भागकर बॉम्बूर को बिल्बो के पास छोड़ दें। नीचे आओ, नीचे आओ, उसने शाखा पर बैठे बौनों को चिल्लाकर कहा। वहां ऊपर मत रहो और जाल में मत फंस जाओ, क्योंकि उसने देखा कि मकड़ियां सभी पड़ोसी पेड़ों पर झुंड बनाकर चढ़ रही हैं और बौनों के सिर के ऊपर शाखाओं पर रेंग रही हैं। बौने नीचे की ओर रेंगते हुए या कूदते हुए या गिरते हुए दिखाई दिए। 11 सभी एक साथ, उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर थे और उनके पैर बहुत कम काम के थे। आखिरकार वे वहां पहुंच गए। बेचारे बूढ़े बॉम्बूर को गिनकर 12 की संख्या में थे, जिसे उसके चचेरे भाई बिफुर और उसके भाई बोर ने दोनों तरफ से सहारा दिया हुआ था, और बिल्बो नाच रहा था और अपना डंक लहरा रहा था, और सैकड़ों क्रोधित मकड़ियां उन्हें चारों ओर और ऊपर से घूर रही थीं। ये बहुत निराशाजनक लग रहा था। फिर लड़ाई शुरू हुई। कुछ बौनों के पास चाकू थे, कुछ के पास लाठियां थीं, और वे सभी पत्थरों को पकड़ सकते थे, और बिल्बो के पास उसका खंजर था। बार बार मकड़ियों को हराया गया और उनमें से कई मारे गए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सका। बिल्बो लगभग थक गया था। केवल 4 बौने ही मजबूती से खड़े हो पाए थे, और जल्द ही वे सभी थकी हुई मक्खियों की तरह पराजित हो गए। पहले से ही मकड़ियां पेड़ से पेड़ तक अपने चारों ओर अपने जाल बुनना शुरू कर रही थीं। अंत में बिल्बो को कोई उपाय नहीं सूझा, सिवाय इसके कि वह बौनों को अपनी अंगूठी का रहस्य बता दे। उसे इस बात का दुख तो था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मैं गायब होने जा रहा हूँ, उसने कहा। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मकड़ियों को हटा दूंगा, और आपको साथ रहना होगा और विपरीत दिशा में जाना होगा। वहाँ बाईं ओर, ये कमोबेश उस जगह की ओर जाने वाला रास्ता है जहाँ हमने आखिरी बार फायर देखा था। उन्हें समझाना मुश्किल था। उनके सिर चकरा रहे थे, चीखें निकल रही थीं, लाठियां चल रही थीं और पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन आखिरकार बिल्बो को लगा कि अब वह और देर नहीं कर सकता, क्योंकि मकड़ियां अपना घेरा और भी करीब खींच रही थीं। उसने अचानक अपनी अंगूठी पहन ली और बौनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह गायब हो गया। जल्द ही पेड़ों के बीच से दाईं ओर लेजी लोब और एटिकॉप की आवाज आई। इससे मकड़ियां बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया और कुछ आवाज की दिशा में चले गए। एटिकॉप ने उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि वे अपना होश खो बैठे। फिर बालिन, जिसने बिल्बो की योजना को बाकियों से बेहतर समझा था, ने हमला किया। बौने एक साथ एक गांठ में इकट्ठे हुए और पत्थरों की बौछार करते हुए उन्होंने बाईं ओर की मकड़ियों पर हमला किया और रिंग के माध्यम से फट गए। अब उनके पीछे चिल्लाना और गाना अचानक बंद हो गया। इस उम्मीद में कि बिल्बो पकड़ा नहीं गया है, बौने आगे बढ़ते रहे। हालांकि इतनी तेजी से नहीं। वे बीमार और थके हुए थे, और वे लंगड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए ही आगे बढ़ सकते थे, हालांकि बहुत सी मकड़ियां उनके पीछे थीं।
हर बार उन्हें मुड़ना पड़ता था और उन जीवों से लड़ना पड़ता था जो उन्हें पछाड़ रहे थे, और पहले से ही कुछ मकड़ियां उनके ऊपर के पेड़ों पर थीं और अपने लंबे चिपके हुए धागे नीचे फेंक रही थीं। हालात फिर से बहुत खराब लगने लगे थे। तभी अचानक बिल्बो पुनः प्रकट हुआ और अप्रत्याशित रूप से बगल से आश्चर्यचकित मकड़ियों पर हमला कर दिया। चलो चलो, वह चिल्लाया, मैं डंक मारूंगा, और उसने ऐसा ही किया। वो पीछे पीछे दौड़ा, मकड़ी के धागों को काटता, उनके पैरों को काटता और अगर वे बहुत पास आते तो उनके मोटे शरीर पर वार करता। मकड़ियां क्रोध से फूल उठीं और फड़फड़ाने लगी और झाग उगलने लगी और भयानक गालियां देने लगी, लेकिन वे डंक से बहुत डर गई थीं और अब जब वह वापस आ गया था तो वे उसके बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाईं। वे चाहे जितना भी शाप दें, उनका शिकार धीरे धीरे लेकिन लगातार दूर चला गया। ये सबसे भयानक काम था और ऐसा लगता था कि इसमें घंटों लगेंगे। लेकिन आखिरकार जब बिल्बो को लगा कि वह एक और वार के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकता, तो मकड़ियों ने अचानक उसे छोड़ दिया और उनका पीछा नहीं किया, बल्कि निराश होकर अपनी अंधेरी कॉलोनी में वापस चली गईं। बोनो ने तब देखा कि वे एक ऐसे घेरे के किनारे पर आ गए हैं जहां पर कल्पित आग लगी हुई थी। क्या यह उनमें से एक था जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था? वे नहीं बता सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा जादू ऐसी जगहों पर टिका हुआ था जो मकड़ियों को पसंद नहीं था। किसी भी दर पर यहाँ रोशनी ज्यादा हरी थी और शाखाएं कम मोटी और खतरनाक थीं और उन्हें आराम करने और सांस लेने का मौका मिला। वे कुछ देर तक वहीं लेटे रहे, हौंफते हौंफते, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्हें गायब होने की पूरी घटना को ध्यान से समझाना था और अंगूठी की खोज ने उन्हें इतना रोमांचित कर दिया कि कुछ समय के लिए वे अपनी परेशानियों को भूल गए। बालिन ने विशेष रूप से गोलम की कहानी, पहेलियों और सब कुछ अंगूठी को उसके उचित स्थान पर रखकर फिर से सुनाने पर जोर दिया। लेकिन कुछ समय बाद रोशनी कम होने लगी और फिर दूसरे सवाल पूछे गए। वे कहाँ थे और उनका रास्ता कहाँ था और कोई भोजन कहाँ था और वे आगे क्या करने जा रहे थे? ये सवाल उन्होंने बार बार पूछे और यह छोटे बिल्बो से ही था कि उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद थी, जिससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने मिस्टर बैगिंस के बारे में अपनी राय बहुत बदल दी थी और उनके लिए बहुत सम्मान करना शुरू कर दिया था, जैसा कि गैंडाल्फ ने कहा था। वास्तव में उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी मदद करने के लिए कोई बढ़िया योजना सोचेंगे और वे केवल बड़बड़ा नहीं रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर हॉबिट न होता तो वे सब जल्द ही मर जाते और उन्होंने उसे कई बार धन्यवाद दिया। उनमें से कुछ तो उठे और उसके सामने जमीन पर गिर पड़े, हालांकि वे प्रयास में गिर गए और ऊपर नहीं चढ़ पाए। कुछ समय के लिए फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। गायब होने के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी बिल्बो के बारे में उनकी राय बिल्कुल भी कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके पास कुछ बुद्धि, साथ ही किस्मत और एक जादुई अंगूठी थी और ये तीनों ही बहुत उपयोगी संपत्तियां हैं। वास्तव में उन्होंने उसकी इतनी प्रशंसा की कि बिल्बो को लगने लगा कि आखिरकार उसके बारे में वाकई एक साहसी व्यक्ति जैसा कुछ है। हालांकि अगर खाने के लिए कुछ होता तो वह और भी ज्यादा साहसी महसूस करता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और उनमें से कोई भी जाकर कुछ ढूंढने या खोए हुए रास्ते की खोज करने के योग्य नहीं था। खोया हुआ रास्ता। बिल्बो के थके हुए दिमाग में कोई और विचार नहीं आया। वो बस अपने सामने अंतहीन पेड़ों को घूरता रहा और थोड़ी देर बाद वे सभी फिर से चुप हो गए। बालिन को छोड़कर सभी दूसरों के बात करना बंद करने और अपनी आंखें बंद करने के बहुत समय बाद भी वह अपने आप में बड़बड़ाता और हंसता रहा। गोलम, खैर मैं धन्य हूँ, तो इस तरह वह मेरे पास से चुपके से निकल गया, है ना? अब मुझे पता चल गया। क्या तुम चुपचाप चले गए थे, मिस्टर बैगिंस? दरवाजे की चौखट पर बटन। अच्छे पुराने बिल्बो 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 बो बो बो, और फिर वह सो गया और लंबे समय तक पूरी तरह से सन्नाटा रहा। अचानक द्वालिन ने आंख खोली और चारों ओर देखा। थोरिन कहाँ है? उसने पूछा। यह एक भयानक सदमा था। बेशक वे केवल 13 थे, 12 बौने और हॉबिट। थोरिन वास्तव में कहाँ था? वे आश्चर्यचकित थे कि उसके साथ क्या बुरा हुआ, जादू या अंधेरे राक्षस,
और जंगल में खो जाने पर वे कांप उठे। वहां वे एक एक करके भयानक सपनों से भरी असहज नींद में सो गए। जैसे जैसे शाम काली रात में बदल गई और हमें उन्हें फिलहाल वहीं छोड़ना होगा, इतने बीमार और थके हुए कि पहरेदारों को रखना या बारी बारी से निगरानी करना संभव नहीं था। थोरिन को उनसे कहीं ज्यादा तेजी से पकड़ा गया था। क्या आपको याद है कि बिल्बो एक लॉग की तरह सो गया था जैसे ही वह रोशनी के घेरे में कदम रखता था? अगली बार थोरिन आगे बढ़ा था और जैसे ही रोशनी बुझ गई, वह मंत्रमुग्ध पत्थर की तरह गिर गया। रात में खोए हुए बौनों का सारा शोर, मकड़ियों द्वारा उन्हें पकड़कर बांधने पर उनकी चीखें और अगले दिन की लड़ाई की सारी आवाजें उसके ऊपर से गुजर गईं। फिर वुड एल्फ उसके पास आए और उसे बांधकर ले गए। दावत खाने वाले लोग बेशक वुड एल्फ थे, ये दुष्ट लोग नहीं हैं। अगर उनमें कोई कमी है तो वह है अजनबियों पर अविश्वास। हालांकि उनका जादू बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वे उन दिनों में भी सावधान रहते थे। वे पश्चिम के उच्च कल्पित बौनों से अलग थे और ज्यादा खतरनाक और कम बुद्धिमान थे। उनमें से ज्यादातर पहाड़ियों और पहाड़ों में उनके बिखरे हुए रिश्तेदारों के साथ उन प्राचीन जनजातियों के वंशज थे जो पश्चिम में कभी परियों के पास नहीं गए थे। वहां लाइट एल्व और डीप एल्व और सी एल्व गए और सदियों तक रहे और ज्यादा समझदार और ज्यादा विद्वान हुए और अपने जादू और अपनी चालाकी भरी कला का आविष्कार किया। सुंदर और अद्भुत चीजें, इससे पहले कि कुछ वापस विस्तृत दुनिया में आ जाएं। विस्तृत दुनिया में वुड एल्व्स हमारे सूर्य और चंद्रमा की गोधूली में रहते थे, लेकिन उन्हें सितारों से सबसे अधिक प्यार था और वे उन विशाल जंगलों में घूमते थे जो अब खो चुके देशों में ऊंचे हो गए थे। वे ज्यादातर जंगलों के किनारों पर रहते थे, जहां से वे कभी कभी शिकार करने के लिए भाग सकते थे या चांदनी या तारों की रोशनी में खुली जमीन पर सवारी और दौड़ लगा सकते थे। और मनुष्यों के आने के बाद वे और अधिक से अधिक शाम और शाम की ओर चले गए। फिर भी वे एल्फ थे और रहेंगे, और यही अच्छे लोग हैं। मिरकुड के पूर्वी छोर पर कुछ मील की दूरी पर एक बड़ी गुफा में इस समय उनके सबसे महान राजा रहते थे। उनके विशाल पत्थर के दरवाजों के सामने जंगल की ऊंचाइयों से एक नदी बहती थी और ऊंचे जंगल की भूमि के नीचे दलदल में बह जाती थी। ये बड़ी गुफा, जिसमें से हर तरफ अनगिनत छोटी छोटी गुफाएं खुलती थीं, बहुत दूर तक भूमिगत हो गई थी और इसमें कई रास्ते और चौड़े हॉल थे, लेकिन ये किसी भी भूत प्रेत के निवास की तुलना में हल्का और अधिक स्वस्थ था, और न तो इतना गहरा और न ही इतना खतरनाक। वास्तव में राजा के लोग ज्यादातर खुले जंगल में रहते और शिकार करते थे, और जमीन पर और शाखाओं में उनके घर या झोपड़ियां होती थीं। बीच के पेड़ उनके पसंदीदा पेड़ थे। राजा की गुफा उसका महल थी और उसके खजाने का मजबूत स्थान, और उसके लोगों के लिए उनके दुश्मनों के खिलाफ किला था। यह उसके कैदियों की कालकोठरी भी थी। इसलिए वे थोरिन को गुफा में घसीट कर ले गए, बहुत धीरे से नहीं, क्योंकि वे बौनों से प्यार नहीं करते थे और उसे अपना दुश्मन समझते थे। पुराने दिनों में उनका कुछ बौनों से युद्ध हुआ था, जिन पर उन्होंने अपना खजाना चुराने का आरोप लगाया था। ये कहना उचित ही होगा कि बौनों ने अलग ही बयान दिया और कहा कि उन्होंने केवल वही लिया जो उनका हक था, क्योंकि एल्फ राजा ने अपने कच्चे सोने और चांदी को आकार देने के लिए उनसे सौदा किया था और बाद में उन्हें उनका वेतन देने से इनकार कर दिया था। अगर एल्फ राजा की कोई कमजोरी थी तो वह खजाने के लिए थी, खासकर चांदी और सफ़ेद रत्नों के लिए। और हालांकि उसका खजाना समृद्ध था, लेकिन वह हमेशा और अधिक पाने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि उसके पास अभी तक उतना बड़ा खजाना नहीं था जितना पुराने समय के अन्य एल्फ लॉर्डों के पास था। उसके लोग न तो खनन करते थे, न ही धातुओं या रत्नों पर काम करते थे, न ही वे व्यापार या जमीन जोतने में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। ये सब हर बौने को अच्छी तरह से पता था। हालांकि थोरिन के परिवार का उस पुराने झगड़े से कोई लेना देना नहीं था जिसके बारे में मैंने बात की है। परिणामस्वरूप जब उन्होंने अपना जादू उस पर से हटा लिया और वो होश में आया, तो थोरिन उनके व्यवहार से क्रोधित हो गया और उसने ये भी निश्चय कर लिया था कि सोने या जवाहरात का कोई भी शब्द उससे नहीं निकलवाया जाएगा। राजा ने थोरिन को जब अपने सामने लाया तो उस पर कड़ी नज़र डाली और उससे कई सवाल पूछे, लेकिन थोरिन ने सिर्फ इतना कहा कि उसे भूख लगी है। राजा ने पूछा,
तुम और तुम्हारे लोगों ने मेरे लोगों पर उनके उत्सव के समय 3 बार आक्रमण करने का प्रयास क्यों किया? हमने उन पर हमला नहीं किया, थोरिन ने उत्तर दिया। हम भीख मांगने आए थे, क्योंकि हम भूखे मर रहे थे। आपके दोस्त अब कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जंगल में भूख से मरने की उम्मीद है। तुम जंगल में क्या कर रहे थे? हम भोजन और पेय की तलाश में थे, क्योंकि हम भूखे थे। लेकिन तुम जंगल में क्यों आए हो? राजा ने क्रोधित होकर पूछा। इस पर थोरिन ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, उसे ले जाओ और तब तक सुरक्षित रखो, जब तक वो सच बोलने के लिए तैयार न हो जाए, भले ही उसे 100 साल तक इंतजार करना पड़े। फिर कल्पित बौने ने उस पर पट्टियां डाल दी और उसे मजबूत लकड़ी के दरवाजों वाली एक सबसे भीतरी गुफा में बंद कर दिया और उसे छोड़ दिया। उन्होंने उसे खाने पीने की चीजें दी, दोनों ही बहुत ज्यादा, अगर बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि वो डेल्स भूत नहीं थे, और जब वे अपने सबसे बुरे दुश्मनों को पकड़ते थे, तो उनके साथ भी उनका व्यवहार काफी अच्छा होता था। विशाल मकड़ियां ही एकमात्र जीवित प्राणी थीं जिन पर उन्हें कोई दया नहीं आती थी। राजा की कालकोठरी में बेचारा थोरिन लेटा हुआ था, और जब वह रोटी, मांस और पानी के लिए अपनी कृतज्ञता से उबर गया, तो उसे आश्चर्य होने लगा कि उसके दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों का क्या हुआ होगा। उसे पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यह अगले अध्याय और एक और साहसिक कार्य की शुरुआत से संबंधित है जिसमें हॉबिट ने फिर से अपनी उपयोगिता दिखाई।